अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िश इन पाकिस्तान। तो भाई ये जो मछलियाँ होती हैं ये एक बड़ा ही बेहतरीन बिज़नेस है जो मुख्तलिफ वक्तों से चला आ रहा है और कदीम तरीन कारोबार में से एक है। ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दी भी है और मछली का इस्तेमाल सर्दियों में वैसे भी बढ़ जाता है। So fishery as well as fishing industry plays an important role in the economy of Pakistan. Pakistan has total coastline of 1,120 kilometer covering Makran, Balochistan as well as the coast of Karachi, Sindh. And the total fishing area is of approximately 300,000 and 270 square kilometer. ठीक है जी। अब हमारे पास बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एरियाज हैं जहाँ पर फिशिंग हो सकती है। ठीक है जी। तो एक एक करके अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। अब फिशिंग से फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। फ़ायदा क्या है जी? फ़ायदा ये है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, नौकरियाँ इसकी वजह से मिलती हैं। फुलफिल्स फूड रिक्वायरमेंट, खाने की रिक्वायरमेंट जो है हमारी पूरी होती है। ज़ाहिर है कि अगर हमारे यहाँ मछली ना होती तो हम इसको बाहर से इंपोर्ट करते और बाहर से अगर हम इंपोर्ट करते तो हमें ज़ाहिर है बड़ी महंगी मिलती। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर वैरायटीज़ of fish. Major markets for export are Canada, USA, Denmark, Japan, Holland, Norway, Iceland, Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia and Gulf. ठीक है जी। तो यानी कि एक बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस भी है और बड़ी इसकी डिमांड भी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें ये खरीदने के लिए मिल जाए। इनकम रिसोर्सेज फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल लाइन। इसके अलावा क्या है कि भाई जो कोस्टल लाइन पर रहते हैं, जो सी साइड पर रह रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो बुनियादी तरीका है, जो कारोबार है, जो जॉब है, वो यही होती है जी, फिशिंग वगैरह। इसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है। नाउ यूज इन पोल्ट्री फीड्स। अब इससे फीड बनता है। मैं कुछ ही दिन पहले मैंने एक फिश जो है ना फिश फूड वाली मैंने इंडस्ट्री एक विजिट की। उसमें क्या था कि पुरानी जो मछलियाँ थी उनको, सूखी हुई मछलियाँ, उनको हल्का सा पानी लगाया, मरी हुई थी वो सारी ना, मतलब उनको एक मशीन थी जैसे उसको जैसे कीमे की मशीन होती है ना कसाईयों के पास, उसमें सारी वो मशीन वो डाले जा रहे हैं एक तरफ से। एक पूरा प्लांट था, तकरीबन वो 18 से 20 करोड़ रुपए का वो प्लांट था। और उससे निकलने के बाद बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह एक बिल्कुल बारीक बारीक से पाउडर बना, जो कि ये पोल्ट्री में भी यूज़ होता है और मज़ीद मछलियों की जो पैदाइश होती है उसके लिए भी वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो इस्तेमाल कहाँ होता है? वो इस्तेमाल होता है उन एरियाज़ में जहाँ पर अल्लाह भला करे ये नहीं होती ना, समंदर नहीं है। अब जहाँ पर समंदर नहीं है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है कि वहाँ पर फ़िश फार्म्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे मछलियाँ इसी तरीके से मिलती हैं। तो फ़िश फार्म्स में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या होता है? मछलियों का मेडिसिन में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, आँखों से रिलेटेड स्पेशली जो मेडिसिन होती हैं उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिशिंग इन पाकिस्तान। टाइप्स ऑफ फिशिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने किस्म की फिशिंग होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। Marine fisheries in Pakistan is being carried out by two distinct grounds, that is coastline covering Makran as well as the coast of Karachi यानी कि सिंध। अच्छा, बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ से बड़ी तादाद में मछलियाँ ईजिली हम उठा लेते हैं, और कराची के अंदर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ से आप एक बड़ी तादाद में मछलियाँ हासिल कर सकते हैं। Sindh and Balochistan coast comprise of many widely dispersed small landing places utilized by small crafts equipped with sails and outboard engines. The marine fish are marketed as fresh freezing canning for local consumption. अब ये इसके लिए बाकायदा हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और पूरी हमारी इक्विप्ड मशीनरीज होती हैं जिनके ज़रिए हम इनको पकड़ते हैं। ठीक है जी। और फिर हम इनको बेचते हैं मार्केट के अंदर, और लोकली भी कंज्यूम की जाती हैं
और इसकी बड़ी जो अच्छी खासी क्वांटिटी वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। Karachi and Makran being the most important fishing ports are being developed by the government of Pakistan as fishing center. और जो सबसे बड़े पहले नंबर पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है डेफिनेटली वो कराची के अंदर ही है। और दूसरे नंबर पर अगर कराची के बाद अगर कहीं है तो वो हमारा मकरान है, बलूचिस्तान में जो मकरान एक एरिया, वहाँ के लोगों को मकरानी कहा जाता है, यकीनन आपने सुना होगा, ठीक है जी। एज फिशिंग सेंटर, इनलैंड फिशरीज आर गेटिंग मच पॉपुलैरिटी। इनलैंड फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी है। सम इनलैंड रिसोर्सेज इंक्लूड स्मॉल रिवर्स, डैम्स, तरबेला, मंगला, चश्मा, लेक्स, हालेजी, किंझर, मंचर, बैराज, रिजर्वियर्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। इनलैंड फिशिंग क्या होती है? जो समंदर से हटके मुख्तलिफ तरीकों से जो मछलियाँ हासिल की जाती हैं उनको इनलैंड फिशिंग कहा जाता है। और इनलैंड फिशिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और डमरा मछली मिसाल के तौर पर एक बहुत ही फेमस मछली है जो कि इनलैंड फिशरी की दूसरे या तीसरे नंबर की मछली है, बहुत कीमती और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली। उसमें कांटा भी एक ही होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। अब क्या ज़ाहिर है, अब जो इंटीरियर से वो तो कराची आकर या मकरान जाकर तो मछली नहीं लेगा ना, पंजाब है पूरा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ फिश फार्म्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर दरियाओं के ज़रिए या दीगर जगहों के ज़रिए वो उसको पालते हैं। फिर बड़े बड़े टैंक्स हैं, तो बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अब हम एक 2011 का सवाल लेंगे, 5 ईयर थोड़ा टच करते हैं। 2011 का हम सवाल लेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में। फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी, फैक्टर्स टोटली दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, एक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स अमूमन नेचर से रिलेटेड होते हैं, हमारी नेचर में क्या चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब जैसे हमें नजर आ रहा है फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या है जी, आबो हवा है। अब आबो हवा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आबो हवा अच्छी नहीं है तो कभी भी हमारा वहाँ पर मछली नहीं हो सकती। आबो हवा का मरतूब होना यानी कि मॉडरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बर्फीला इलाका होगा वहाँ पर मछलियाँ पैदा नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा देखें जी, इंसान कहाँ रहता है? जहाँ पर इंसान के लिए खाना पानी मौजूद होता है वो वहाँ रहता है। यही वजह है कि दुनिया में ज़्यादातर जो आबादी, पुरानी कदीम तरीन दुनिया की जो आबादियाँ हैं वो दरिया के किनारे बसी, क्योंकि दरिया का मीठा पानी प्लस वहाँ पर जहाँ पानी होगा वहाँ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे और जानवर भी वही होंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज मिला इंसान को कि समंदर के किनारे रहने का, और इंसान ने वहीं पर रहना और बसना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब फिश फूड, ज़ाहिर है कि मछली ज़्यादा कहाँ पैदा होगी? जहाँ पर प्लैंक्टन्स होंगे जो कि मछलियाँ खाती हैं। वो पौधे होते हैं कुछ मखसूस, जहाँ पर वो पौधे ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। जहाँ पर वो पौधे ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं वहीं पर मछलियों का खाना अवेलेबल होता है, ठीक है जी। कंडीशन ऑफ कोस्ट लाइन। अब कंडीशन ऑफ कोस्ट लाइन क्या होता है? कंडीशन ऑफ कोस्ट लाइन मतलब कि वो किनारा कौन सा है, उसकी हालत क्या है, ठीक है जी। ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि वहाँ पर कोई पौधे हैं, पेड़ हैं, किस तरह की जगह है, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, ठीक है जी। तो मछलियों का जो खाना होता है जहाँ वो अवेलेबल है, वही कंडीशन ऑफ कोस्ट लाइन में क्या है कि वहाँ का आबो हवा कैसी है, वहाँ पर मछलियों के लिए खाना वगैरह अवेलेबल है या नहीं। तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। इसके बाद टोपोग्राफी ऑफ लैंड। टोपोग्राफी ऑफ लैंड क्या होता है? वो ज़मीन मैदानी है, पहाड़ी है, किस तरह की है, वहाँ पर पानी कितने अरसे के लिए रुक रहा है, ठीक है जी। वहाँ पे पानी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें कौन कौन सी नमकियात और कौन कौन से मेटल्स उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज़ भी बड़ा मैटर करती है। और आखिरी द नियरनेस टू फॉरेस्ट। जो समंदर के करीब होगी ना वहाँ पर जो है ना इजीली कुछ चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी, जिसमें कुछ पौधे वौधे बन जाएंगे, तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। तो समंदर के करीब होना बेहतर होता है,
क्योंकि समुद्र के करीब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खुद ही प्रोड्यूस और डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद है नियरनेस टू फॉरेस्ट। नियरनेस टू फॉरेस्ट क्या होता है? नियरनेस टू फॉरेस्ट का मतलब ये है कि जंगल करीब हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए। अच्छा, अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है? नंबर 1 चीप लेबर। चीप लेबर का मतलब ये सस्ता मजदूर। अब देखें, अगर हम फिश फार्म लगाते हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत होगी जो उनकी मछलियों का ख्याल रखेंगे, दाना डालेंगे, सफाई करेंगे। एक पूरा प्रोसीजर होता है दैट नीड्स टू बी फॉलो, ठीक है। अब अगर हम वो प्रोसीजर फॉलो करवाते हैं चीप लेबर वाला, तो वी नीड पीपल, हमें लोगों की ज़रूरत होगी। अब अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे तो मसला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिश फार्म्स अमूमन कहाँ लगाए जाते हैं? फिश फार्म्स अमूमन वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर हमें मछली मिले सस्ती, ठीक है जी। अगर मछली महंगी होगी तो हम डेफिनेटली उसमें बिकेगी नहीं। तो मछली सस्ती कब होगी? जब मजदूर सस्ता होगा तो मछली खुद ब खुद सस्ती होगी। अब जो मछेरे होते हैं बेचारे, बहुत ही कम पैसों में ये मछलियाँ पकड़ते हैं। तो वैसे हम और आप जैसे बंदे जब जाते हैं तो वो तो फिर तो मतलब हमें जो है वो लूटने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वी आर नॉट द मार्केट। दरअसल हम उनकी मार्केट नहीं है, उनकी मार्केट तो कुछ और लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए वो सारा ही काम कर रहे होते हैं, और वो लोग इजीली हाथ नहीं आते, ठीक है। अब एफिशिएंट मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर मैं मिसाल के तौर पर, अगर मैं ये पेन बेच रहा हूँ भाई, ये मैं पेन कहाँ बेचूंगा? ठीक है जी, मैं पेन ये वहाँ बेचूंगा जहाँ पर इसका कस्टमर होगा। अगर मैं ऐसी जगह पर पेन ले जाकर बैठ जाऊँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई कस्टमर नहीं है, तो मेरा वहाँ पर पेन ले जाकर बेचना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बात आती है समझ में कि भाई जहाँ पर जो है एफिशिएंट मार्केट, यानी कि जहाँ पर कस्टमर्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री जो मज़ीद फ्लरिश करेगी, मज़ीद फैलेगी, ठीक है ना। मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं और उन नोट्स में इसकी डिटेल आंसर्स मौजूद हैं जो इस वक्त आप पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन उसमें इसका जवाब लिखा हुआ है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं मिलता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। इसके अलावा फिर भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, वैसे नोट भी कर सकते हैं आप 0346215939। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ माई नंबर। अच्छा, तो एफिशिएंट मार्केट होगी कि जहां नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होंगे वहीं पर इसकी डीलिंग होगी, इसके अलावा कहीं पर डीलिंग इसकी नहीं होती। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। देखें, अब हर चीज, हर काम करने के ना नए नए तरीके आ गए। तो जितना ज़्यादा आप नया तरीका कोई अपनाएंगे, जितना ज़्यादा आप नए तरीके से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। मशीनरी आप जानते हैं, मशीनरी अब मैंने कुछ इसके देखी ना, मछलियाँ पकड़ने के कुछ मैंने जाल देखे इलेक्ट्रॉनिक टाइप के, मतलब इतने बेहतरीन जाल थे कि यार मुझे एकदम से आई वाज शॉक कि यार इतना इजी हो गया मछली पकड़ना, कि अगर आप एक कश्ती पकड़ के बीच समंदर में चले जाए तो यू डोंट नीड एनीवन। आप बस उसको फेंक दें, वो खुद ही फैलेगा, नीचे जाएगा। जब अच्छी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी मछलियों की हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ जाएगा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड फिशिंग इंडस्ट्री। तो भैया ये फैक्टर्स हैं, इसको डिटेल भी याद करना होगा, बहुत ही अहम सवाल है। और मैंने आपको एक आध ईयर मैंने बता भी दिया कि जैसे कि इस ईयर में ये सवाल आया हुआ है 11 में, इसके अलावा भी ये कुछ ईयर्स में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर में क्या बताया गया? इसमें फिशिंग ग्राउंड्स दिखाए गए हैं बहुत सारे। जाहिर है कि अब और मुल्कों के तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना, जाहिर है हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से दो अहम सूबे हैं पाकिस्तान के, पहला सिंध है और तो दूसरा बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान अब ये चूहार जमाली है, अब कराची है, और मारा है, पसनी है, गवादर है और जीवानी। ये कुछ एरियाज हैं जो कि फिशिंग ग्राउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से फिशिंग होती है। पहले नंबर पर डेफिनेटली हमारा कराची ही है। अब कराची के अंदर बहुत सारे हैं, बिन कासिम है, कराची पोर्ट है, मनोड़ा है, ठीक है जी, इब्राहिम हैदरी है। तो वी हैव क्रिएटेड सो मेनी प्लेसेस। और फिर जब इसमें हम जाते हैं, अंदर भी कुछ स्टॉप्स हैं कि जहाँ पर इजीली हमें बड़ी पैमाने पर बड़ी तादाद में हमें मछलियाँ मिल जाती हैं, ठीक है जी। फिशिंग ग्राउंड से अब हमारी हेडिंग है फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के फिशिंग ग्राउंड्स कौन से हैं? ज़ाहिर है जहाँ जहाँ दुनिया में जो है ना, जहाँ जहाँ ऐसा है कि
मौसम भी अच्छा है, और मौसम अच्छा होने के साथ साथ वहाँ पर अल्लाह भला करे पौधे वगैरह भी हैं, वो तमाम चीज़ें जो मछलियों को खाने से उनकी अफजाइश में इजाफा होता है। जहाँ पर वो तमाम चीज़ें डेफिनेटली वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में मछलियों के फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं। तो द मेजर कमर्शियल फिशिंग ग्राउंड्स आर लोकेटेड इन द कूल वाटर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कंपैरेटिवली हाई इन लैटिट्यूड्स। Commercial fishing is little developed in tropics or the southern hemisphere. The best fishing grounds are found above continental shelves, which are not more than 200 meters below the water surface, where planktons of all kinds are most abundant. देखें वही फिश फूड की बात आ गई कि भाई ज़्यादातर जो फिशिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं वो सतह ज़मीन से तकरीबन 200 मीटर नीचे और सतह समंदर से तकरीबन 200 मीटर नीचे होते हैं, और वहाँ पर क्योंकि प्लैंक्टन्स की तादाद यानी कि मछलियों की खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, और मछलियों की खुराक क्योंकि ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और मछलियों की खुराक ज़्यादा होने की वजह से ही वहाँ पर अल्लाह भला करे मछलियों की तादाद भी ज़्यादा होती है। The world's most extensive continental shelves are located in mild latitudes in the northern hemisphere, that is the bank of Newfoundland, the North Sea, and the continental shelves of northwestern Europe and the Sea of Japan. तो इसमें बताया गया वहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, वहाँ पे जो है वो खाने की चीज़ें भी वहाँ पर सारी अवेलेबल होती हैं। ज़ाहिर है कि अगर मुझे किसी ऐसी जगह लेकर जाया जाए जहाँ पर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे भी मिले, खाना भी मिले, घर भी मिले, हर चीज़ मुझे मिले, प्लस मुझे मेहनत भी ना करनी हो, तो ज़ाहिर है कि मैं तो वहाँ फ़ौरन ही शिफ्ट हो जाऊँगा ना। अब जहाँ पर मुझे मेहनत करके खाना पड़े और एक तरफ मुझे बगैर मेहनत करके खाना पड़े, तो मैं ज़्यादा खुश कहाँ होऊँगा जहाँ पर मुझे बगैर मेहनत के खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि मछलियाँ भी वहीं, क्योंकि ये जानदार की हर जानदार की तकरीबन एक जैसी जो है ना ख्वाहिशात होती हैं, तो ये इनके अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है जी। अब देखें फिशिंग ग्राउंड्स के यहाँ पर नाम आ गए। ये दुनिया के चार दुनिया के चार सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला हमारा एशिया का ही है, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी है। अच्छा, रिसोर्सेज की कमी जो होती है ना, दिस इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। रिसोर्सेज की कमी होना तमाम परेशानियों की जड़ होता है। रिसोर्सेज की कमी होना तमाम परेशानियों की जड़ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया, रशिया, चाइना, जापान, ये हैं हमारे करीबी करीबी, लेकिन इन लोगों ने बड़ा सिस्टम बनाया हुआ, सेटअप डेवलप किया हुआ है, जिसको अभी तक पाकिस्तान अपनाने से कासिर है। ठीक है जी, तो ये इसलिए ये हमसे आगे। नंबर टू है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके एंड डेनमार्क। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, न्यू फाउंडलैंड, न्यू इंग्लैंड, लेब्राडोर, कैनेडियन cities like Halifax, Boston and Montreal. इसके साथ न्यू नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ यूएसए एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। यानी कि ये चार हैं हमारे पास, इसको याद करना होगा। ये सारे नाम, फोर मेजर फिशिंग ग्राउंड जो हैं दुनिया में, इसके नाम आपको अच्छे से याद करने होंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा जी, अब मेजर इंपोर्टर एंड मेजर एक्सपोर्टर। पहले जो लिखे हैं वो इंपोर्टर हैं और बाद में जो लिखे हैं वो एक्सपोर्टर हैं। ठीक है जी। तो इंपोर्टर यूएसए है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये खरीदते हैं। कनाडा, जापान और नॉर्वे मेजर एक्सपोर्टर हैं, ये बेचते हैं, क्योंकि कनाडा में आबादी कम है, जापान में भी कंपैरेटिवली आबादी कम है, नॉर्वे में भी। तो इनकी अपनी कंजम्पशन कम होती है, जो एक बड़ी तादाद में जो इनके पास होता है, ये उसको एक्सपोर्ट करने में इजीली उनके लिए हो जाता है, और दे एक्सपोर्ट इट ना। एक सवाल है मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ये एक सवाल है, ये भी फाइबर का सवाल है, लेकिन ये मैं इससे पहले कि हम इसका जिक्र करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया और ये सवाल शुरू हुआ था
यहाँ से फिश इन पाकिस्तान से। ठीक है जी, अब ये आपने याद करना 2011 के सवाल है। इसमें जो भी कोई सवाल हो आपका वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लास आगे बढ़ाएंगे इसकी सीजी की। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।